स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। 18 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक पत्र सामने आया, जिसमें केंद्रीय सेवा के विभिन्न विभागों से संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर के अधिकारियों का नामांकन मांगा गया है, जिन्हें जिला रथ प्रभारी के रूप में तैनात किया जाएगा। इस पत्र में कहा गया है कि 20 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना के प्रसार, जागरूकता और सेवाओं के विस्तार के लिए पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भारत सरकार की पिछले 9 साल की उपलब्धियों का प्रदर्शन और उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव है। इन जिला रथ प्रभारियों की तैनाती सभी 765 जिलों में की जानी है, जिनमें 2,69,000 ग्राम पंचायतें कवर हो जाएंगी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय का भी एक निर्देश आया था, जिसमें कहा गया कि छुट्टी पर जा रहे भारतीय सेना के सैनिकों को राष्ट्र निर्माण के काम में हिस्सा लेना चाहिए और स्थानीय समुदाय के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ना चाहिए और ये काम करते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं का प्रचार करना चाहिए। इन दोनों ही बातों को लेकर राजनीति गर्मा गई है और इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या नौकरशाही और सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। न्यूज एंड व्यूज के आज के इस अंक में नौकरशाही के दायित्व, अधिकारों और उनके उल्लंघन पर मिलने वाली सजा की चर्चा करेंगे। सरकार के इस कदम की विपक्ष ये कहकर आलोचना कर रहा है कि चुनाव से पहले सिविल सेवकों को सरकार के प्रचार में लगाना नौकरशाही का राजनीतिकरण करने का प्रयास है। साथ ही ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 का अतिक्रमण करना भी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी सेवा में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा। हालांकि नौकरशाही और सेना दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में हैं, फिर भी वे पक्षपातपूर्ण राजनीति से अछूते रहे हैं। नौकरशाही का राजनीतिकरण एक ऐसा मुद्दा है जो दशकों से चर्चा का विषय रहा है। पिछले वर्षों में हुए कई चुनावों में ऐसी खबरें आम थीं कि रिटायर्ड आईएएस या आईपीएस अधिकारी चुनाव लड़ने की उम्मीद में राजनीतिक दलों के चक्कर काटते दिखे। हाल ही में ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी वीके पांडियन सुर्खियों में तब आ गए जब वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के एक दिन बाद ही उन्हें ओडिशा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि पांडियन ओडिशा के मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं और आने वाले समय में उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। ऐसे राजनेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो पहले नौकरशाह थे और बाद में राजनीति में आ गए। इनमें से कुछ जाने माने नाम हैं यशवंत सिन्हा, नटवर सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर जो इस समय विदेश मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी, अजीत जोगी, मणिशंकर अय्यर, मीरा कुमार और अरविंद केजरीवाल। बहस का विषय ये भी रहा है कि क्या नौकरी करते वक्त नौकरशाह राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े होते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद जब कोई ब्यूरोक्रेट किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो ये आरोप भी लगते हैं कि क्या वो ब्यूरोक्रेट सेवा में रहते वक्त उसी राजनीतिक दल के हितों की रक्षा करता था। दरअसल हर किसी व्यक्ति की अपनी कोई न कोई राजनीतिक राय या विचारधारा हो सकती है और राजनीतिक राय होगी तभी वो अपने पसंद की विचारधारा वाली पार्टी या व्यक्ति को वोट देगा। ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह भी वोट देते हैं और जरूरी नहीं है कि सत्तारूढ़ पार्टी को ही दें। यही खास बात है कि जो भी उसकी अपनी राजनीतिक राय है वो इस बात के आड़े नहीं आनी चाहिए कि वो सरकार के लिए काम कर रहा है। लेकिन यदि उसे सरकार का प्रोपेगेंडिस्ट यानी प्रचारक बना दिया गया तो वो किसी भी और विचारधारा की सरकार के लिए बाधा बन सकता है। दरअसल नौकरशाही वो है जो राजनीतिक कार्यपालिका से एक दूरी बनाकर रहती है, भले ही वो उसके अधीन हो, यानी वो राजनीतिक तौर पर तटस्थ होती है। जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां नौकरशाही राज्य का जरूरी हिस्सा तो है, पर वो राजनीतिक तौर पर न्यूट्रल होती है। भारत में तो नौकरशाह एक ऐसी प्रक्रिया से चुनकर आते हैं जो ऑब्जेक्टिव है और किसी भी राजनीतिक नेतृत्व से स्वतंत्र है। नौकरशाह राजनीतिक नेतृत्व के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। उनका काम नीतियां बनाना और उनका क्रियान्वयन करना जरूर है, लेकिन उनका काम प्रचार करना नहीं। नौकरशाही को वैचारिक झुकाव से अलग रहना चाहिए। यही नहीं, सिविल सेवक के तौर पर सर्विस रूल भी उसे इस तरह के काम की अनुमति नहीं देते हैं जिससे लगे कि वो किसी खास विचारधारा के दल का प्रचार कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद जो सर्विसेज मिलती हैं उन्हें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सिविल सर्विसेज। इन सर्विसेज में आने के बाद सिविल सर्वेंट्स को कुछ बेसिक रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं।
भारत के संविधान के आर्टिकल 312 में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविजन है। यह है IAS, IPS और IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इन सर्विसेज में ऑफिसर्स का सिलेक्शन सेंटर की ओर से किया जाता है और फिर उन्हें स्टेट कैडर अवार्ड किए जाते हैं। दूसरी सर्विसेज को सेंट्रल सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इनमें कैडर का कोई सिस्टम नहीं है। इन सर्विसेज के तहत जिन लोगों का चयन होता है वे केंद्र सरकार के ही अधीन काम करते हैं। इन सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज और ऐसी ही दूसरी सर्विसेज आती हैं। सिविल सर्विसेज के लिए जो रूल्स हैं उन्हें 2 सेट्स में बांटा जा सकता है, एक ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए और दूसरा सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए। इन दोनों के लिए ही AIS कंडक्ट रूल्स 1968 और CCS कंडक्ट रूल्स 1964 करीब एक जैसे ही हैं। ये रूल्स 1962 में उस समय के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बनाई गई एक कमेटी की सिफारिश पर बनाए गए थे। इन सेवाओं में काम कर रहे हर व्यक्ति को पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव रखना होता है और कुछ भी ऐसा नहीं करना होता है जो सर्विसेज के अनुसार न हो। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज का कोई भी सदस्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट नहीं होगा जो राजनीति में हिस्सा लेता हो। ऑल इंडिया सर्विसेज का रूल 7 सिविल सर्वेंट्स को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े किसी भी मसले पर बयानबाजी करने से भी रोकता है। इस रूल के मुताबिक सिविल सर्विसेज का कोई भी मेंबर रेडियो ब्रॉडकास्ट अथवा कम्युनिकेशन या अन्य मीडिया अथवा किसी दस्तावेज में अपने नाम से अपनी पहचान छिपाकर या किसी दूसरे नाम से कोई भी फैक्ट या ओपिनियन नहीं देगा जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी काम की आलोचना करता हो। इन कंडक्ट रूल्स का अतिक्रमण करने पर 2 तरह की पेनाल्टीज यानी सजा हैं जिन्हें हम मेजर और माइनर में बांट सकते हैं। मेजर पेनाल्टीज में सर्विस से बर्खास्तगी भी शामिल है। हालांकि सरकारी अधिकारियों के लिए सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी राजनीतिक दल की सरकार की उपलब्धियों का जश्न मनाना और प्रदर्शन करना कहीं न कहीं उन्हें सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक पक्षधरता की ओर मोड़ता है। चूंकि रथ प्रभारियों को पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों का प्रचार करने की बात की जा रही है, तो ये साफ है कि आने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। यही नहीं, इतने वरिष्ठ अधिकारियों को यदि प्रचार प्रसार के काम में लगा दिया जाएगा तो उनके अपने मूल काम कैसे होंगे। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।